हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक आपका मॉडर्न हिस्ट्री का कवर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखेंगे उसमें क्या देखेंगे, हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब देखिए इस एक्ट को आपने बुक में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी अगर आप पढ़े हैं तो उसमें भी पढ़ा होगा, या स्पेक्ट्रम आप पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें कि इस एक्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। ठीक है, इस एक्ट का फीचर्स क्या था उसको देखेंगे, और इस एक्ट का रिपरकशंस क्या हुआ इंडिया के रेस्पेक्ट पे वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा पिक्चर्स, थोड़ा जो है एनिमेशंस के थ्रू जो है आपको समझाने का कोशिश करेंगे, और इसके बाद जो है आप इस एक्ट को एटलीस्ट भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आई थी एज अ ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ ट्रेड करना स्टार्ट किया, इनको यहाँ फरमान मिला था। ठीक है, ये फिर ट्रेड करने लगे। फिर 17th सेंचुरी में जो है इन्होंने काफ़ी जगह अपना जो है इस्टेब्लिश किया, फोर्ट विलियम आप जानते हैं जैसे। तो इनका जो है 17th सेंचुरी में इनका कुछ खास नहीं चल रहा था। देवर ट्रेडिंग वेल, ये काफ़ी पैसा कमा रहे थे यहाँ से, स्पाइसेस और जो है क्लॉथिंग्स और टी को सेल करके इन्होंने काफ़ी यहाँ पर से पैसा कमाया। अब हुआ क्या, जो चेंज आया है यहाँ पर वो आया, सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते होंगे, बैटल ऑफ पलासी के बाद। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव उस समय यहाँ पर उनके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे वो यहाँ पर जनरल थे उनके। तो उन इसके बाद जब आपका बैटल ऑफ पलासी हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनीज का है उसका रिलेशन विथ यहाँ के पीपल चेंज हो गया। ठीक है, वो कैसे चेंज हुआ, उसके बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट हुआ था 1764 में, जो कि आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि इन्होंने डिफीट कर दिया और इनको जो है उसके बाद मिल गया था दीवानी राइट्स। ठीक है, अब दीवानी राइट्स इनको जैसे मिल गया, यानी रेवेन्यू कलेक्शन का इनको जो है यहाँ पर डायरेक्टली आपको इसका इसका राइट्स मिल गया। तो अब यहाँ पर क्या है, जब आपको रेवेन्यू का राइट्स मिल गया तो ऑब्वियसली आपको बहुत बड़ा सोर्स का, मतलब पैसे का सोर्स मिल गया था। पहले आप सिर्फ ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे थे, अब आपको यहाँ पर डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्शन का जो है वो पावर मिल चुका था। तो इसके वजह से क्या हुआ, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है यहाँ पर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अचानक से उनका रेवेन्यू काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। अब हुआ क्या कि ये जो रेवेन्यूज़ कंपनी का इंक्रीज़ किया, लेकिन इसके बाद जो इनके जो ऑफिसर्स हुआ करते थे उन्होंने जो यहाँ पर एक्चुअली लूट मचा दिया, मतलब इन्होंने ब्राइब्स लेना स्टार्ट किया। ठीक है, और जो है अंडर टेबल अपना कुछ अपना कमाई करने लगे, अपना सेलिंग करने लगे। तो हुआ क्या कि इन्होंने यहाँ पर, जैसे आपने शशि थरूर का जो स्पीच भी सुना होगा, उन्होंने ये टर्म किया था कि एक्चुअली लूट हुआ था यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब लूटिंग हुआ, यहाँ पर पूरा पैसा उन्होंने लूट लिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो प्रॉफिट जो है वो घटने लगा। हुआ क्या कि जो जो बाबूस थे, जो मतलब जो या जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो है प्रॉफिट घटता चला गया। अब लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को था क्या, वो ऑब्वियसली लास्ट में वो एक्चुअली तो वो एक कंपनी थी, तो उसको क्या था, उसके शेयर होल्डर्स को पैसा देना था। अब शेयर होल्डर्स को पैसा तो वो देते रही। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी जो है वो फर्दर लॉस में जाने लगी। अब उसके बाद जो है उसका जो ट्रेड होता था टी का, ठीक है, खास करके जो आपका यूएसए में उसका बहुत बड़ा ट्रेडिंग टी का होता था, वहाँ पर भी जो कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से वहाँ पर भी जो है टी का सेलिंग नहीं होने लगा। और आप जानते हैं वहाँ पर जो है डच टीज़ का जो है वहाँ डोमिनेंस हो गया यूएसए में। इस वजह से इनका जो टी का भी बिजनेस था वो काफ़ी जो है सेटबैक मिला उसको, तो इनको जो है एक तरह से काफ़ी लॉस होने लगा। ठीक है, तो अब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब दीवानी राइट्स मिलने के बाद भी फिर भी ये जो है ये लॉस में जाने लगे। अब इस कंपनी को, क्योंकि ये कंपनी थी और इसको मोनोपोली राइट्स था इंडिया में ट्रेडिंग का, तो इसको क्या था कि इसको कुछ इन्होंने कुछ पैसा बैंक से ले रखा था और इनको कुछ पैसा जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट को देना पड़ता था, क्योंकि इनको ये मोनोपोली राइट्स था, कुछ एनुअली इनको पैसा देना पड़ता था। लेकिन ये कंपनी क्योंकि लॉस में जा रही थी तो इनके पास कुछ पैसा बचा नहीं, तो इनका डेट भी बढ़ता चला गया और इनको जो वहाँ की जो गवर्नमेंट को भी पैसा देना था वो भी ये नहीं दे पा रही थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन डायर फाइनेंशियल स्टेट्स। द ईस्ट इंडिया कंपनी ओन्ड मनी टू बोथ बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड द गवर्नमेंट। अब इन्होंने क्या किया कि इनको पैसा तो था नहीं इनके पास, तो इनके जो थे, इनके शेयर होल्डर्स ऑब्वियसली बहुत जो है वहाँ पे बड़े आदमी लोग थे। ठीक है, उनका पार्लियामेंट में काफ़ी पहुँच था, तो वहाँ पर भी डिस्कशंस चलने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अच्छे से हैंडल नहीं कर रही है, जो है इसका राइट्स, मोनोपोली राइट्स हटा देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो है इन लोगों ने डिसीजन लेके बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसके काम को थोड़ा सा रेगुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसको क्योंकि फ्री हैंड मिला हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके काम को थोड़ा सा रेगुलेट करते हैं। तो इस रेगुलेशन को आप कह सकते हैं, इसमें जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया दैट वाज 1773। ये एक्ट का मतलब ही ये था कि वो जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहाँ पर काम कर रही है उसको जो है थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए और उसको थोड़ा गवर्नमेंट के अंदर लाया जाए।
ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इस एक्ट इस व्हाट लेड टू इनैक्टमेंट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अभी हमने जस्ट इस चीज़ को देखा। तो यहाँ पर क्या था, द कंपनी वॉज इंपॉर्टेंट टू ब्रिटिश एम्पायर बिकॉज इट वॉज अ मोनोपोली ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया। अभी हमने जस्ट कहा क्योंकि इस कंपनी का मोनोपोली ट्रेडिंग था, यहाँ पर से जो भी सामान बिकता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही बिकता था, तो इसलिए जो है था ये काफ़ी बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट था ब्रिटिश एम्पायर के लिए भी, ठीक है। तो अब जो है अगर ये काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, ये पैसा ढंग से नहीं दे रहे, तो उनको भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यही कंपनी को पे करना था एनुअली 46, मतलब वहाँ पर से पाउंड के हिसाब से 46.1 मिलियन एनुअली टू द गवर्नमेंट टू मेंटेन द मोनोपोली, ठीक है। पर इनका जो लॉसेज होने लगा, इसके वजह से जो है ये कमिटमेंट भी ये फुलफिल नहीं करने लगे। तो वहाँ पर अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग जो है इसको एक रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो है लाएंगे। अब इस एक्ट का जो प्रोविजंस है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या था इसमें मेन, इसके बाद का जो मेन प्रोविजंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा बहुत है जो आपको बैकग्राउंड में पता होना चाहिए। देखिए क्या था, एक्ट लिमिटेड कंपनी डिविडेंड्स टू 6%, मतलब जो डिविडेंड जो दे रही थी अपने शेयर होल्डर्स को उसको लिमिट कर दिया 6% तक, ठीक है। और कब तक, जब तक वो 1.5 मिलियन लोन जो है वो रिपे नहीं कर दे, ठीक है। अब वहाँ पे यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मतलब मेन जो गवर्निंग बॉडी जो आप कहते थे जिसको जो डिसीजंस लेती थी, दैट वाज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स थे उनका भी जो टर्म है वो लिमिट कर दिया गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इंडेफिनिट टाइम के जो है के लिए जो है आप इसके बोर्ड के मेंबर, कोर्ट के मतलब डायरेक्टर्स आप बने रहेंगे। अब क्या था, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग एनी और प्रोहिबिट कर दिया क्या, सर्वेंट्स ऑफ कंपनी को फ्रॉम इंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। ये जो किए थे, ये जो लूट मचाए हुए थे यहाँ पर, ये जो इनके कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनका भी जो है ये रेस्ट्रिक्ट किया गया कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं, और ये जो ब्राइब्स जो है आप नेटिव से ले रहे हैं ये नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, द एक्ट, अब यहाँ से आप इंपॉर्टेंट देखिए, द एक्ट एलिवेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स थे उस समय, टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। उनको एक मतलब उनका पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, ठीक है। अब वो पहले सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल थे, अब उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और जो है प्रेसिडेंसी जो थी मद्रास और बॉम्बे का, उसको सबस्यूम करने का जो है एक तरह से स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। आप अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि जो सबस्यूम कर दिया गया था टोटली, ये स्टेटमेंट गलत होगा। जो आप कह सकते हैं एक तरह से सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो था वो यहाँ पर से मतलब स्टार्ट हो गया था, ठीक है। जो कि आपका पीक तक पहुंच गया था कौन से, आपके चार्टर एक्ट 1833 में, ठीक है। जहां पर आप लोग को जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कंप्लीटली जो है वो सबऑर्डिनेट बना दिया गया था बंगाल के अंदर, ठीक है। अब क्या था, गवर्नर, ये बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिला जिसमें 4 मेंबर्स थे टू असिस्ट हिम एंड डिसीजंस वुड बी टेकन बाय मेजॉरिटी। और गवर्नर जनरल को जो है वो क्या था, अगर टाई हो जाता है तो उसमें इनको जो है कास्ट करना था अपना वोट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था वो किसके कंप्राइज कर रहा था, तो 4+1 कह सकते हैं आप, 4 मेंबर्स थे और +1 जो उनके गवर्नर जनरल थे। अब इसके अलावा क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश्ड एट फोर्ट विलियम्स। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट एक स्टैब्लिश किया गया था, ये आज वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं, उस समय का सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है। इट वॉज स्टैब्लिश एट फोर्ट विलियम्स एट कैलकाटा इन 1774। और यहाँ पर क्या था कि ब्रिटिश जज वर टू सेंड टू इंडिया टू एडमिनिस्टर द ब्रिटिश लीगल सिस्टम। ब्रिटिश लीगल सिस्टम यहाँ पे चलता था, और यहाँ पर जो है ब्रिटिश सब्जेक्ट्स और जो बाकी यूरोपियन सब्जेक्ट्स हैं उनको जो है इसके थ्रू जो है जस्टिस मिलता था, ठीक है। तो ये जो था इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या था, एक तो सारा लिमिट किया गया कंपनी का एक्टिविटीज़, दूसरा क्या था, इनका जो गवर्नर जनरल ऑफ मतलब गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और इनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था वो 4 मेंबर्स का था और +1 मतलब जो एक गवर्नर जनरल हुए, ठीक है। इसके बाद जो क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था, उसमें हम लोग भी देखेंगे किसी दूसरे वीडियो में, ठीक है, कि वहाँ पर जो है इस गवर्नर जनरल काउंसिल को एक्चुअली 3 मेंबर्स का बना दिया गया था, ठीक है। तो यही सब जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इसी से आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब जो है एटलीस्ट आपको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, और आपको जो है एटलीस्ट इसका बैकग्राउंड पता रहेगा, तो आप जो है अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेटिव जो है कोई या तो एक्ट कवर कर लेंगे या तो कोई कंसेप्ट कवर कर लेंगे, तो आपका जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।